आप सबका फिर से स्वागत है कक्षा 8 के चैप्टर पार्ट 2 के अंदर फसल उत्पादन और प्रबंधन के अंदर। आज हम सीड ड्रिल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है। यहाँ आप देखिए सीड ड्रिल किसे कहते हैं। आपने इसको देखा भी होगा। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी और गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करना है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाए। इससे पक्षियों द्वारा बीजों से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की ही बचत होती है। इसका उपयोग किया जाता है बीजों में समान दूरी और गहराई, और साथ के साथ जब बुआई की जाती है तो बीज मिट्टी द्वारा ढक लिए जाएं और बाहर खुले नहीं रहे, ताकि पक्षियों द्वारा होने वाली हानि को रोका जा सके। पौधों को अत्यधिक घने होने से रोकने के लिए बीजों के बीच आवश्यक दूरी होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि बीजों को भी कुछ गैप में लगाया जाता है, क्योंकि यदि पास पास पौधे लगेंगे तो वो एक दूसरे के पोषण संबंधित आवश्यकताओं को छीनने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे की वृद्धि और विकास में रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए फसल का सबसे महत्वपूर्ण चरण यही है बीजों के समय उसका महत्वपूर्ण चरण यह है कि बीजों को एक दूरी पर लगाया जाए। इससे पौधों को सूर्य का प्रकाश, पोषक और जल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। अधिक घनेपन को रोकने के लिए कुछ पौधों को निकाल कर हटा दिया जाता है। खाद और उर्वरक मिलाना। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मिट्टी के अंदर जब कंटिन्यू हम फसल बोते हैं तो उनके अंदर कुछ रासायनिक पदार्थों की कमी हो जाती है। उन रासायनिक पदार्थों की कमी से पौधों की वृद्धि और विकास रुक जाता है और हमें अच्छी फसल नहीं मिल पाती। अच्छी फसल लेने के लिए हम खाद का या उर्वरक का उपयोग करते हैं। खाद जैविक खाद भी होती है और रासायनिक खाद भी होती है, इसके बारे में आगे देखेंगे। मिट्टी फसल को खनिज प्रदान करती है या पोषक पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है। खेत कभी भी खाली नहीं छोड़े जाते। कल्पना कीजिए कि पोषकों का क्या होता है। तो लगातार फसलों के उगने से मिट्टी में कुछ पोषकों की कमी हो जाती है और इस स्थिति को पूरा करने के लिए ही किसान खेतों में खाद देते हैं। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अपर्याप्त खाद देने से पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्ट को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसका अपघटन होने के बाद खुले में छोड़ देते हैं। अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है और ये अपघटित पदार्थ खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। आपने वर्मी कंपोस्ट अथवा केंचुए द्वारा खाद तैयार करने के विषय में पढ़ा ही होगा। ये जैविक खाद है जो खेतों को नुकसान नहीं पहुंचाती वरन इनकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाती है। इस प्रकार की खाद का उपयोग पौधों को बहुत मजबूत करता है। इसके अलावा जो खाद दी जाती है वो है उर्वरक। ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशेष पोषकों से समृद्ध होते हैं। वे खाद से कैसे भिन्न हैं? उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है, यानी कि ये मानव निर्मित होती है। इनके कुछ उदाहरण हैं जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, एनपीके यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। इनके उपयोग से किसानों को गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त करने में सहायता मिलती है, परंतु इनके अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरक क्षमता कमी हो जाती है, यानी कि मिट्टी की उपजाऊपन कम हो जाता है। यदि इनका अत्यधिक उपयोग किया जाए रासायनिक खाद का तो वो मिट्टी बंजर हो जाती है। यह जल प्रदूषण का भी स्रोत बन गया है। अतः मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें उर्वरक के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। जैविक खाद जैसे गोबर खाद, केंचुए द्वारा बनाई हुई खाद, इस प्रकार की खाद जैविक खाद होती है। या फिर दो फसलों के बीच में खेत को कुछ समय के लिए
बिना उगाए छोड़ देना चाहिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन और जल अवशोषण क्षमता में भी वृद्धि होती है। इससे मिट्टी में सभी पोषकों की प्रतिपूर्ति हो जाती है। और मिट्टी में पोषकों की प्रतिपूर्ति का अन्य तरीका है फसल चक्रण। फसल चक्रण यह एक फसल के बाद खेत में दूसरे किस्म की फसल एकांतर क्रम में उगाकर किया जाता है। यानी कि पूरे साल एक ही तरह की फसल नहीं लेके एक के बाद एक अलग अलग प्रकार की अलग अलग किस्म की फसल को क्रम वाइज उगाकर किया जा सकता है। जैसे कि उत्तर भारत में किसान फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरी ऋतु में। इससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पूरण होता रहता है। किसानों को इस पद्धति को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। फलीदार जो फसलें होती है, दालें वगैरह, ये ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन का स्तर बढ़ाती है। कैसे? क्योंकि इनमें या इनकी जड़ों के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया ये पौधों की जड़ों की ग्रंथिकों में पाया जाता है और ये वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करते हैं। यानी वायुमंडल, हमारे वायुमंडल के अंदर सबसे अधिक जो गैस है वो नाइट्रोजन है। इसका स्थिरीकरण करके ये नाइट्रेट में बदल देते हैं और ये नाइट्रेट पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित होकर पौधे में पहुंचा दी जाती है। अब उर्वरक और खाद में क्या अंतर है? उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर या मानव अपशिष्ट या पौधे के अवशेष के विघटन से प्राप्त होती है। ये जहाँ फैक्ट्रियों में बनती है वहीं ये खेतों में बनाई जा सकती है। इससे मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती और इस खाद से मिट्टी में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मौजूदा में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, लेकिन इस उर्वरकों का अधिक प्रयोग खेत को बंजर कर देता है, जबकि खाद का अत्यधिक प्रयोग खेत की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। उर्वरक एवं खाद के बीच अंतर बताए गए हैं। अब इन खाद के लाभ क्या हैं? जैविक खाद उर्वरक की अपेक्षा अधिक अच्छी मानी जाती है और इसका मुख्य कारण है क्योंकि इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है, क्योंकि पादप को भी ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें चाहिए श्वसन क्रिया के लिए। और इसके लिए मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, उसमें रंध्र होने चाहिए जिससे गैसों का आदान प्रदान सरलता से हो सके। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ये जीवाणु जहाँ पौधों की वृद्धि के अंदर सहायक होते हैं और इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। इसके बाद है सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। जीवित प्राणी जल के बिना अपने शरीर के जितने भी काम होते हैं वो नहीं कर पाता। जीने के लिए जल जरूरी है। पौधे के फूल, फल और बीज की वृद्धि और परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधे की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है और जिसके साथ खनिज और उर्वरकों का भी अवशोषण होता है। पौधे में लगभग 90% जल होता है। कितना परसेंट? 90%। जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण सूक्ष्म स्थिति में नहीं हो सकता। आपको ही पता है, जब आप बीज उगाते हैं, बीज को मिट्टी में डालने के बाद सबसे पहले आप उस पर पानी डालते हैं, क्योंकि आपको पता है बिना पानी के ये पौधा उत्पन्न नहीं होगा, ये बीज पौधे में रूपांतरित नहीं होगा। तो जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। मिट्टी के अंदर जितने भी पोषक तत्व घुले होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, वो पौधे में पहुंचाने का कार्य जल करता है, क्योंकि पौधों की जड़ों द्वारा इस जल को अवशोषित किया जाता है और इसी जल के अंदर ये खनिज
घुले हुए होते हैं। यह फसल की पाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है और विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। यानी खेतों के अंदर जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई का समय एवं बारंबारता फसलों की मिट्टी और ऋतु में भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्या यह मिट्टियों पत्तियों से जल वाष्पन की दर अधिक होने से होता है? इस वर्ष पानी देते समय मैं अधिक सतर्क हूँ क्योंकि पिछली गर्मियों में मेरे पौधे सूख और मर गए थे। क्योंकि गर्मियों के अंदर जल वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है, इसलिए ज़मीन के अंदर या पौधों की पत्तियों में पानी की कमी हो जाती है। इसी कारण गर्मियों के अंदर पानी की अधिक आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि हमें भी गर्मियों के अंदर बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, क्योंकि हमारे शरीर से पानी निरंतर पसीने के रूप में बाहर निकलता रहता है। सिंचाई के स्रोत कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध एवं नहर इत्यादि सिंचाई के जल के स्रोत है। इनसे हम जल प्राप्त करते हैं। अब सिंचाई के पारंपरिक तरीके क्या है? ऐसे तरीके जो हमारे दादा परदादाओं के टाइम में थे। आज भी कहीं कहीं साधनों के अभाव में ऐसे तरीके हैं, लेकिन बहुत कम हैं। कुओं, झीलों और नहरों में उपलब्ध जल को निकाल कर खेतों में पहुंचाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न हैं। मवेशी अथवा मजदूर इन विधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, अतः यह सस्ते हैं, परंतु ये कम दक्ष है। विभिन्न पारंपरिक तरीके निम्न हैं: मोट, चैन पंप, ढेकली, रहट। अभी आप इनके बारे में अपने घर में चर्चा कर सकते हैं, वो आपको अच्छी तरह बता सकते हैं, क्योंकि हमारा जो पूर्वज हैं, जो दादा परदादा है, वो इनके बारे में अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि इन्होंने इन चीज़ों का यूज़ भी किया है, उपयोग भी किया है। जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्य पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। यानी पंप को चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत और सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अब सिंचाई की आधुनिक विधियां कौन कौन सी है? ऐसी विधियां जो आज खेतों के अंदर उपयोग लाई जा रही है, जैसे कि सिंचाई की आधुनिक विधियों द्वारा हम जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। यानी कि पानी कम मात्रा के अंदर उपयोग होता है, लेकिन फसलों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। पहला छिड़काव तंत्र और दूसरा है ड्रिप तंत्र। पहले छिड़काव तंत्र में होता है कि इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है। ऐसी भूमि जो ऊंची नीची हो, ऊबड़ खाबड़ हो, गड्ढे वाली भूमि हो, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ पे इसमें क्या होता है कि ऊर्ध्व पाइपों या नलों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप से भेजा जाता है तो घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है और इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है कि जैसे वर्षा हो रही है। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसके बारे में आप सब ने देखा ही होगा खेतों के अंदर। उसके बाद है ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में गिरता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। यानी कि बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों में गिरता है। और ये सामान्य फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का एक सर्वोत्तम तरीका है। इससे पौधे बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है और इस विधि में जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता। जहाँ पानी की कमी है वहाँ के लिए यह विधि वरदान है। अब खरपतवार से सुरक्षा। बुजुर्ग पहले निकट के गेहूं के खेत में गए। उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। आप लोगों ने निदान तो किया ही होगा, तो इसके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। तो खरपतवार की परिभाषा है, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं।
खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं। खरपतवार को हटाने और उसकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने एवं हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार वाले पौधे सूख मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, पौधों को पोषक तत्व मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय से हटा दिया जाता है। यह कार्य खुरपी या हैरो की सहायता से किया जाता है। खरपतवार हटाने के लिए कुछ रसायनों का भी उपयोग किया जाता है। ये है 2,4-D। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार वाले पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई हानि नहीं होती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। जैसा पहले बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन में बीज बनने के पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं, क्योंकि आपको पता है एक बार जब खरपतवार नाशी वाले पौधों के अंदर पुष्पन हो जाता है और बीज बन जाते हैं तो उसके बाद हमारी जो फसल हम लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हमें नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि फसल को मिलने वाले पोषक तत्व सभी ये खरपतवार वाले पौधे ले लेते हैं और हमारी जो फसल को कुछ नहीं मिलता, तो उसकी वृद्धि और विकास पे काफ़ी नेगेटिव प्रभाव होता है और फसल से जो उत्पादन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। खरपतवार नाशी के छिड़काव में किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः उन्हें इन रसायनों का उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह और नाक कपड़े से ढक लेना चाहिए।